बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट्स इन द स्टेशन ऑफ अ मेट्रो बाय इज़रा पाउंड। मेट्रो का मतलब है ज़ेर ज़मीन रास्ता, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन और एन इलेक्ट्रिक रेलवे ऑपरेटिंग बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। सो इस पोएम में जो है हम डिस्कस करेंगे इमेजिज़म मूवमेंट के बारे में, अबाउट ऑथर, की फैक्ट, सेटिंग, समरी और लास्ट में इस पोएम का जो थीम होगा वो डिस्कस किया जाएगा। सो टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। इमेजिज़म मूवमेंट और व्हाट वाज इमेजिज़म मूवमेंट। देखो, इस पोएम को समझने से पहले इमेजिज़म मूवमेंट को समझना ज़रूरी है। इमेजिज़म मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? इमेजिज़म मूवमेंट जो है ये इंग्लैंड और अमेरिका में स्टार्ट हुई थी। कब? इन 20th सेंचुरी। ये एक रिएक्शनरी मूवमेंट थी। किसके अगेंस्ट? रोमांटिसिज्म और विक्टोरियन पोइट्री के अगेंस्ट। देखो, विक्टोरियन पोइट्री क्या है? दे बिलीव्ड ऑन सिंबलिज्म। और रोमांटिसिज्म क्या होती है? वो जो है नेचुरलिज्म को कहते हैं। तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ये रिएक्शनरी मूवमेंट थी। किसके अगेंस्ट? रोमांटिसिज्म और विक्टोरियन पोइट्री के अगेंस्ट। फिर उसके बाद इसका क्या पर्पस था, मींस इस मूवमेंट का जो मकसद था वो क्या था और इसमें इसकी क्या अहमियत थी इस मूवमेंट की। देखो, पहला पॉइंट क्या है? इमेजिज्म एम्फसाइज्ड सिंप्लिसिटी। इसमें जो है जो एम्फसाइज होती है किस चीज़ पे? सिंप्लिसिटी पे। इसमें क्या होता है? क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होती है। यूज़ ऑफ क्लियर शार्प लैंग्वेज, मतलब ऐसी लैंग्वेज जो किसी को समझ आ जाए। और प्रिसिशन थ्रू द यूज़ ऑफ एक्सैक्टिंग विजुअल इमेज और डिस्क्राइब्स इमेज इन अ सिंपल लैंग्वेज। मतलब एक इमेज जो होती है उसको सिंपल लैंग्वेज में जो है डिस्क्राइब करती है। इसी तरह दूसरा पॉइंट क्या है? डिस्क्राइब थिंग्स विद अ फ्यू वर्ड्स। जो चीज़ें होती हैं उसको फ्यू वर्ड्स में एक्सप्लेन करती है। नो यूज़ ऑफ अननेसेसरी मीटर एंड राइम, मतलब अननेसेसरी जो मीटर और राइम है उसका यूजेज नहीं होता इसमें। और जो इमेजिस्ट पॉइंट्स होते हैं, इमेजिस्ट पॉइंट्स जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं सुपरफ्लुअस वर्ड्स से। सुपरफ्लुअस वर्ड्स कौन से होते हैं? मोर देन इज़ नीडेड, डिज़ायर्ड और रिक्वायर्ड। मतलब जो हद से ज़्यादा, मतलब जो ज़रूरी नहीं होते ऐसे वर्ड्स, और जो डिज़ायर्स होते हैं या जो रिक्वायर होते हैं उनसे गुरेज करते, अवॉइड करते इन चीज़ों को। सो ये जो है इस इमेजिस्ट या जो इमेजिज़म मूवमेंट के ये जो है पर्पस था और ये जो है इसका इम्पोर्टेंस था। अब इज़रा पाउंड जो था ये एक इमेजिस्ट पोइट था। इसने क्या बताया इमेज के बारे में? विच प्रेजेंट्स एन इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कम्प्लेक्स इन एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, यू राइट अ प्रेज, जैसे आप एक प्रेज लिखते हो, अ येलो लेमन, अ इमेज विल अपेयर इन आवर माइंड। अब हमारे माइंड में क्या होगा? एक इमेज जो है अपेयर होगा इंस्टेंटली, फ़ौरन। किस तरह? दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ इमेजिस्ट पोइट्री। यही तो मेन मोटिव होता है, यही तो मेन मकसद होता है इमेजिस्ट पोइट्री का। दे ट्राई टू क्रिएट इमेज विद वर्ड्स। वो जो है क्या करते हैं? वर्ड्स के ज़रिए जो है इमेज को क्रिएट करते हैं। ये जो है इमेज होता है ये किस तरह हो सकता है? ये एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, एक प्रेज भी हो सकता है, एक सेंटेंस भी हो सकता है, या एक इंटायर शॉर्ट पोएम भी हो सकता है। सो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेजर इमेजिस्ट पोइट्स। अब इसमें कुछ मेजर इमेजिस्ट पोइट्स आते हैं। इमेजिज़म जो मूवमेंट थी इसमें भी पोइट्स थे और कुछ इमेजिस्ट जो मेजर पोइट्स थे उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पोइट जो है हमारे पास आता है वो है इज़रा पाउंड। इज़रा ये जो है एक मेल है, इसको फीमेल कंसिडर मत करना। सो दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्निज्म। इमेजिस्ट पोइट्री में ये जो है ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी। सो ही इज़ कॉल्ड सो कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्निज्म। फिर उसके बाद दूसरा जो है विलियम कार्लोस विलियम्स। तीसरा पोइट जो है वो है हेल्डा डूलिटल। फोर्थ जो पोइट है वो है एमी लोवेल। और फिफ्थ जो पोइट है वो है एफ एस फ्लिंट। अब एफ एस फ्लिंट जो है वो कोट करता है किसको? पाउंड को। वो जो है टेनेंट्स ऑफ इमेजिस्ट पोइट को डिफाइन करता है कि डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द थिंग,
वो जो है जो इमेजिस्ट पॉइंट होते हैं वो डायरेक्ट ट्रीटमेंट करते हैं एक चीज़ की। वो क्या हो सकती है, वो सब्जेक्टिव भी हो सकती है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है। टू यूज़ एब्सोल्युटली नो वर्ड that doesn't contribute to the presentation, as regarding rhythm to compose in sequence of the musical praise, not in sequence of the metronome। तो ये जो है एफ.एस. जो फ्लिंट थे वो कोट करते हैं पाउंड को, इज़रा पाउंड को, कि वो इमेजिस्ट पॉइंट जो होते हैं वो किस तरह उसको डिफ़ाइन करते हैं। सो ये एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन थी इमेजिज़म मूवमेंट के बारे में, इमेजिस्ट पॉइंट्स के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, वरना इस पे तो एक पूरी वीडियो बननी चाहिए, मींस आधे घंटे की, क्योंकि एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। लेकिन इसमें मैंने बहुत शॉर्ट एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपको और रिसर्च करनी तो गूगल पे जाके इसको ज़रूर रिसर्च करें इस पे कि इमेजिज़म मूवमेंट थी क्या और इसके जो अहम पॉइंट्स थे वो थे कौन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पोएम का जो ऑथर है, नेमली इज़रा पाउंड। सो अबाउट ऑथर, इस पोइट का फुल नेम था इज़रा वेस्टन लॉमेस पाउंड, जो कि 13 अक्टूबर 1885 को पैदा हुए थे और 1 नवंबर 1972 की इसकी डेथ हुई थी। ये एक अमेरिकन पोइट और क्रिटिक थे, और इसके जो फेमस वर्क है वो है रिफोस्ट्स 1912 में इसने लिखी थी, यूग सिल्विया मॉलबेरली 1920 में 800 पेज एपिक पोएम थी जिसका नाम था कैंट होज सी 1917 से 1962 तक। Contribution to poetry began in the early 20th century with his role in developing imagism। इसने जो अपना रोल पोइट्री में मतलब जो परफॉर्म किया था पोइट्री में वो कब किया था, 20th सेंचुरी में। जैसे मैंने बताया कि इमेजिज़म जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। किधर से, इंग्लैंड और अमेरिका से। तो ये एक अमेरिकन पोइट है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि ये जो है फाउंडर है इमेजिज़म मूवमेंट के। इज़ कॉल्ड फाउंडर ऑफ इमेजिज़म इज़ इज़रा, दैट इज़ कॉल्ड इज़रा पाउंड। इज़रा पाउंड ने इमेज को डिफ़ाइन किया था, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, दैट which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time। तो ये एक शॉर्ट सी डेफिनेशन इसने इमेज के बारे में दी थी। फिर उसके बाद ये एक एन अमेरिकन हु फाउंड हिमसेल्फ आर्टिस्टिकली, इसने अपने अंदर जो आर्टिस्ट की जो क्वालिटीज़ होती है वो फाउंड की थी कब, जब इसने इमिग्रेशन की थी इंग्लैंड की तरफ तब। और उसके बाद और इज़रा पाउंड जो था वो जो था उसको यूनाइटेड स्टेट की जो गवर्नमेंट थी वर्ल्ड वार 2 में इसे अरेस्ट की थी। इसको अरेस्ट करके क्यों की थी, क्योंकि इसने जो मेसेलिनीस फाशिज्म एंड इवन फॉर हिटलर गवर्नमेंट्स, जो हिटलर की गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट किया था इसने ड्यूरिंग हिज टाइम इन इम्प्रिजनमेंट। फिर इसके बाद जब ये जेल में थे तो ये बीमार हो गए थे, मेंटल ब्रेकडाउन हुई थी इसे, और इसने जो है अगले जो 12 साल थे वो एक हॉस्पिटल में गुजारे थे। और इसको जो है अवार्ड मिला था बुलेंजियन प्राइज़ फॉर पोइट्री 1949 में। किसने दी थी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे ये अवार्ड दी थी। सो इसके बाद डिस्कस करेंगे की फैक्ट्स के बारे में। की फैक्ट्स की अगर बात करें तो पहला पॉइंट जो है इस पोएम को इन द स्टेशन ऑफ अ मेट्रो, ये जो है पब्लिश किया गया था 1913 में इन अ लिटरेरी मैगज़ीन में। फाउंड की जो है ये 2 लाइन्स पोएम ये फेमस एग्जांपल है इमेजिज़म की, और ये पूरी पोएम जो है 20 वर्ड्स की है। मतलब इसका जो टाइटल है उसको मिला के तो ये 20 वर्ड्स बन जाते हैं। सेंसरी इन नेचर वाइल रीडिंग द लाइन्स, ये एक सेंसरी नेचर में जब आप इसको पढ़ोगे। इसकी जो है क्लियर इमेज ऑफ द इमेजिस्ट स्टाइल, मतलब आपको इसमें एक इमेजिस्ट स्टाइल नज़र आएगा। जैसे मैंने बताया था कि जो इमेजिज़म की जो पोइट्री थी उसमें ये मतलब ज़्यादा नहीं होती थी, क्लियर इमेज को शो करते थे। और इस तरह जो पॉइंट अगला है वो है नॉट कंटेनिंग एनी वर्ब। अच्छा, इस पोएम में जो है आपको कोई वर्ब नज़र नहीं आएगा। जब आप इस पोएम को पढ़ोगे तो आपको कोई वर्ब इसमें नज़र नहीं आएगा। सो दिस इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट हाइकू पोएम पब्लिश्ड इन इंग्लिश। ये पहली पोएम है जो हाइकू पोएम है जो इंग्लिश में पब्लिश की गई थी। हाइकू भी एक किस्म की पोएम होती है जो बहुत शॉर्ट होती है, जैपनीज़ पोएम। तो आप इस लोग पे ज़रूर रिसर्च करें गूगल से, ताकि आप लोगों को इसके बारे में
इंफॉर्मेशन मिले हाइकू पोएम। उसके बाद डिस्कस करेंगे इसकी सेटिंग। इसकी जो सेटिंग हुई है वो एक मेट्रो स्टेशन में हुई थी इन पेरिस इन 1912। ये एक एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं मेट्रो स्टेशन में, मतलब पेरिस में एक जगह पे बैठे होते हैं, तो इसकी सेटिंग वहाँ हुई है। फिर उसके बाद समरी की तरफ आते हैं। पहला लाइन, द एपरेशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड। अब ये पहले लाइन में क्या होता है कि जो स्पीकर है वो जो है एक स्टेशन पे होते हैं, स्टेशन में खड़े होते हैं, या तो इनसाइड होंगे स्टेशन के या आउटसाइड होंगे। सो इसके सामने जो है बहुत से फेसेस, मतलब बहुत से लोग कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है। तो ये क्या करता है, और वो जो फेसेस होते हैं वो जो है इसके सामने इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मतलब एक दूसरे के सामने इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इसीलिए इसने जो है एपरेशन वर्ड यूज़ किया है। एपरेशन का मतलब है अ गोस्ट और गोस्ट लाइक इमेज ऑफ अ पर्सन। एपरेशन का मतलब क्या है, अ गोस्ट और गोस्ट लाइक इमेज ऑफ अ पर्सन। और जो पोइट है, मतलब जो इज़रा पाउंड है, वो वहाँ पे खड़े हैं और वो लोगों को देख रहे हैं। द पीपल जो है, मतलब जो लोग हैं वो इसके सामने से गुज़र रहे, लेकिन जो लोगों के चेहरे हैं वो इसको क्लियर नज़र नहीं आ रहे। मतलब अब आप खुद अंदाज़ा कर लो, जब आप स्टेशन पे होते हो तो जो आपके सामने से जब काफ़ी रश होती है, तो जब आपके सामने से लोग गुजरते हैं उनके चेहरे जो है आपको क्लियर नज़र नहीं आती। सो सेम इसी जगह पे जो पोइट है उसे भी जो है लोगों के चेहरे क्लियर नज़र नहीं आते हैं। तो पहले लाइन में क्या होता है, जो स्पीकर होता है उसने एक इमेज क्रिएट की है सिटी लाइफ की, विद हस्टल एंड बस्टल ऑफ द पीपल, लोगों की, और उनका जो केयरलेसनेस है एक दूसरे के लिए। दिस इमेज ही हैज़ सीन देन व्हेन ही वाज स्टैंड। ये इमेज उसने कब मतलब बनाई थी अपने माइंड में, मतलब एक तस्वूर की थी तब जब ये वहाँ स्टेशन पे होते हैं। सो द पोइट इज़ एडिंग अ सुपर नेचुरल एलिमेंट टू दिस पोएम। द पोइट जो है सीम्स अमेज्ड आफ्टर लुकिंग एट सो मैनी फेसेस इन वन फ्रेम। सो ये थी पहले लाइन की ट्रांसलेशन। अब उसके बाद दूसरा लाइन जो है, सेकंड लाइन में जाने से पहले मैं एक बार फिर ये जो फर्स्ट लाइन है ये जो है रिफ्लेक्ट करता है द थीम ऑफ द मॉडर्नाइजेशन को भी। आगे इसके मैं जो वर्ड्स है, जो मुश्किल अल्फाज थे, उनके मानी उसको किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने लिखे हैं। तो ये जो पहला लाइन है ये रिफ्लेक्ट करता है द थीम ऑफ द मॉडर्नाइजेशन को भी। तो अब आते हैं दूसरे लाइन पे। सो दूसरा लाइन, पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बाउ। सेकेंड लाइन में क्या होता है, ये एक मेंटल इमेज है, वो इमेज दैट ही हैज़ क्रिएटेड, जो मतलब इसने अपने माइंड में ये एक ऐसी इमेज बनाई थी विच वॉज नॉट हैपनिंग, जो इसके सामने बिफोर हिज आई, जो इसकी आंखों के सामने ये इमेज नहीं होती। मतलब ये इमेज इसने अपने माइंड में बनाई थी, इमेजिनिज्म, इसीलिए इसको इमेजिस्ट पॉइंट कहा जाता है। तो ये इमेज इसने अपने माइंड में बनाई थी। तो इसने क्या कहा था, तो क्या करता है पॉइंट के, ही व्यूज पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बाउ। दूसरा पॉइंट, ही व्यूज लीव्स ऑन अ ट्री लाइटली आफ्टर द रेन फॉल, द शिफ्ट हैज़ रिमार्केबली सडन इन नो टाइम। और इसके बाद ही व्यूज पेटल्स एंड फेसेस ऑफ द क्राउड। अब इसका क्या मतलब हुआ, क्या कनेक्शन है साइट और इमेजिनेशन का। अब इज़रा पाउंड क्या करता है, बाय कंपेयरिंग द पेटल्स विथ ह्यूमन बीइंग, इज़रा जो है सजेस्ट करता है ब्रेविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द सिंबॉलिक लेवल ऑफ द सिटी वुड बी टेकन एज अ ट्री। जो सिटी है उसको एज अ ट्री के तौर पे लिया जाता है। द मेट्रो स्टेशन कुड बी टेकन एज बाउस और ह्यूमन बींग्स कुड बी टेकन एज लीव्स। तो इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। देखो देखो सेकंड लाइन में क्या होता है, द सेकंड इमेज, द लीव्स, जो लीव्स होते हैं, जो ट्री के जो लीव्स होते हैं वो जो हैं गिर जाएंगे, विल फॉल एंड दे विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। इसी तरह नए पौधे उगेंगे उस पर। वी टॉक अबाउट द टू इमेज, नथिंग इज स्टैटिक, मतलब कुछ भी जो है स्टैटिक नहीं होता। इसी तरह ऑन द सरफेस इट हैज़ टू इमेज, इसके दो इमेज है, द क्राउड एंड द ब्रांच, एज द लीव्स आर इन द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग। जो पौधे होते हैं
उनका एक प्रोसेस होता है, वो कभी ना कभी गिर जाते हैं। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग, इसी तरह हम भी जो है कभी ना कभी हमें भी मौत ही आनी है, मतलब हम भी मर जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ जस्ट 2 इमेज एंड यूजिंग नो सुपरफ्लुयस वर्ड्स ही हैज़ कन्वेड सच मीन, जो पॉइंट है उसने कन्वे किया है एक डीप मीनिंग। देखो अगर ओवरऑल पोएम की बात करें, दिस पोएम एज अ होल जो है ये एक मेटाफर है, वेयर द पॉइंट इज़ ऑफ द व्यू दैट ऑल द फेसेस, जो जितने भी चेहरे हैं, जितने भी लोग इसके सामने आते हैं। अच्छा, इसने यहाँ पे लोग फेस वर्ड यूज़ किया है लोगों की बजाय, तो फेस का मतलब मीन्स लोगों की तरफ रेफ़र कर रहा है। सीम्स टू हिम एज वेट पेटल्स मोर एवर अ सिमिलरिटी बिटवीन नेचर, मीन जो फ्लावर्स हैं एंड ह्यूमन इज़ दैट, जो नेचर है वो उसकी भी ग्रोथ होती है, एंड जो वुमेन बीइंग है उसकी भी ग्रोथ होती है। बट दे बोथ वुड नेवर बी अगेन, मीन्स वो कभी भी दोबारा इस तरह नहीं हो सकते जो पहले थे। मीन्स जो ह्यूमन बीइंग है वो कभी भी मर सकता है, इसी तरह जो नेचर के जो फ्लावर्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, वो कभी भी गिर सकते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं वो कभी भी येलो हो सकते हैं। बट दे आर वट एवर दे आर राइट नाउ एट दिस मोमेंट। तो ये एक्सप्लेनेशन थी इन 2 लाइंस की। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और इसके बाद इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, उसके जो हैं जो सिंबल्स है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एप्रेशन जो है सिंबल है स्पायरटलेस एंड सोललेस लाइव्स ऑफ सिटी पीपल। देखो ये पोइट्री जो है इसको आप अपने तौर तरीके से भी एनालाइज कर सकते हो। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है वो है वेट ब्लैक पाव, इट इज़ द सिंबल ऑफ सिटी लाइफ दैट इज़ फुल ऑफ पोल्यूशन एंड प्रॉब्लम्स। ये किस चीज़ को रेफर करती है, किस चीज़ का सिंबलिज्म है? जो सिटी लाइफ है, जो जहाँ पे फुल पोल्यूशन होती है और प्रॉब्लम्स होती है। इसी तरह क्राउड जो है ये एक सिंबल है मैस माइंड का। इसी तरह मेट्रो जो है सिंबल है एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो ये इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, उसके मानी थे, उसके जो क्या रेफ़र करते, किस चीज़ के सिंबलिज्म है, उसको मैंने जो है आपके सामने रिप्रेजेंट किए। उसके बाद इसके थीम की बात करते हैं। थीम में सबसे पहला पॉइंट है मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड। देखो पहले पॉइंट में जैसे मैंने बताया था, जो नेचर की चीज़ें होती है या जो इंसान है, मतलब नेचर की चीज़ों से मैं मुराद है कि जो ट्रीज़ होती हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कभी न कभी उनका जो कलर है येलो हो ही जाता है या वो सुखड़ ही जाते हैं जब उन्हें पानी नहीं मिलता। इसी तरह इंसान जो है वो कभी न कभी उसकी भी जो है डेथ हो जाती। इसी तरह जो ट्रीज़ हैं वो कभी ना कभी वो भी ख़त्म हो ही जाते हैं। तो मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड, दूसरा जो है वर्जन्स ऑफ रियलिटी, मॉडर्नाइजेशन की बात की है, मतलब दुनिया कितनी मॉडर्न हो चुकी है। जैसे ये मेट्रो है कि एक दूसरे को, जो शायर जो उधर बैठा होता है वो क्या करता है, लोगों को नोट कर रहा होता है। वो ये देख रहा था कि जो लोग हैं वो एक दूसरे की बिल्कुल केयर करते ही नहीं, सारे अपने काम से काम रख रहे हैं। जो फेसेस होते हैं शायर के सामने, वो ये कहता है कि बिल्कुल जैसे गोस्ट नहीं होते, अचानक से गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद ब्यूटी वर्सेस अगलीनेस, द सुपर नेचुरल से मुराद मतलब जैसे ये जो डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं हम। फिर नेचर वर्सेस टेक्नोलॉजी की बात वही की गई, जैसे टेक्नोलॉजी में यही, जैसे मेट्रो वगैरह हो गई तो एक टेक्नोलॉजी में आ जाती है। ये जो आजकल आप देख रहे हो बहुत सी तरक्की हुई है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।